हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम यूपी लेखपाल के लिए मैथ की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और आज से डेली एक वीडियो आएगा। हमारी तबीयत ख़राब होने की वजह से जो हम पीछे बोले थे कि हम टॉप 200 क्वेश्चनों को हम ट्रिक से सॉल्व कराएंगे, तो उसको हम नहीं करा पाए। करीब 15 दिन तक हमारी तबीयत ख़राब थी और फिर उसके बाद ये हम वीडियो लेके आ गए हैं। तो आज जो हम शुरू करेंगे यह हम यूपी लेखपाल के लिए जो मैथ है उसके बीजगणित का एक टॉपिक है द्विघात समीकरण। आज हम उसको शुरू करेंगे और आप लोग हमको 4 क्लास दीजिए और द्विघात समीकरण का एक भी क्वेश्चन आप लोग को ऐसा नहीं रहेगा कि चाहे जो एग्जाम हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, द्विघात समीकरण से आने वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए, पर हम द्विघात समीकरण शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बहुपद के बारे में जानना चाहते हैं। आप लोग अक्सर 2 वर्ड सुने होंगे, एक तो बहुपद और दूसरा समीकरण। तो पहले हम 5 मिनट में बहुपद को जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, फिर उसके बाद दिखाएंगे कि समीकरण कैसे बहुपद से अलग होता है। तो पहले हम बहुपद को देख लेते हैं। तो लाइट थोड़ा सा कम होगा तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि लाइट का इस समय बहुत ही हाल बेकार है। तो पूरे सूबे में इसका इस समय हाल ख़राब चल रहा है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। कोई भी मैथ का अगर कोई भी व्यंजक बहुपद है या नहीं, इसको हम कैसे देखेंगे, इसके लिए 2-3 चीज़ हम बता रहे हैं। जैसे कि 3x³ + 5x + 8 यह बहुपद है या नहीं, इसको हम कैसे जानेंगे। तो इसके लिए हम एक ऐसे रूल टाइप का एक बता दे रहे हैं कि जो यहाँ पे चर राशि है, चर राशि किसको कहते हैं, जिसके मान बदलते रहते हैं। जैसे इसमें चर राशि क्या है, x है। तो चर राशि के ऊपर जो पावर होती है, अगर पावर वह पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, सबको पता होगा, 0, 1, 2 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है, तो इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो अगर इस पूरे व्यंजक में जो चर राशि है, अगर इनके ऊपर जो पावर दिया है वह पूर्ण संख्या के रूप में रहता है, तो फिर ये हमारा पूरा व्यंजक जो है यह बहुपद होगा। और इसके ऊपर क्या ना हो कि बहुपद वो नहीं होगा, मतलब कि इसके ऊपर अगर ऐसी कौन संख्या आ जाएगी कि यह बहुपद नहीं होगा। तो इसके ऊपर अगर पावर में माइनस आ जाता है तब यह बहुपद नहीं होगा, या फिर अपरिमेय संख्या आ जाता है तब फिर यह बहुपद नहीं होगा, भिन्न आ जाता है तब फिर यह बहुपद नहीं होगा, या फिर दशमलव आ जाता है तब यह बहुपद नहीं होगा। तो इसके लिए हम एक सारणी बनाते हैं, फिर उसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि कोई भी व्यंजक बहुपद है या नहीं। इसको हम कैसे पता करेंगे, तो उसमें आप लोग को क्लियर हो जाएगा। यह क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि दिया गया व्यंजक बहुपद है या नहीं, यह क्वेश्चन पूछता है। और दूसरा पूछता है दिया गया व्यंजक की घात क्या है, या फिर दिए गए बहुपद की घात क्या है, ऐसे चीज़ें पूछता है। उसी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए उसको देख लेते हैं। चलिए आइए अब हम देखेंगे कि कोई भी व्यंजक बहुपद है या नहीं, अगर वह है तो उसकी घात क्या है, और वह कितने पदीय व्यंजक है या फिर बहुपद है। तो चलिए आइए उसको हम देख लेते हैं। तो जैसे अभी हम लिखे थे 5x³ + 8, क्या यह बहुपद है, तो इसमें है या नहीं, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे जो चर राशि है वो है x, और x के ऊपर क्या दिया है, 3। तो 3 एक पूर्ण संख्या है, तो इसलिए। और यहाँ पे जो 8 है, इसके बगल में अगर हम ध्यान से देखें तो x⁻0 इसको भी लिख सकते हैं। मतलब यह पूरा व्यंजक जो है यह एक बहुपद हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम है लिखेंगे। उसके बाद इसकी घात क्या है, इस पूरे व्यंजक की जो सबसे बड़ी जो घात होती है, अब तो यह बहुपद हो गया, क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर पावर क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए यह पूरा बहुपद हो गया। अब इस बहुपद की अगर कोई घात पूछे कि इस बहुपद का घात क्या है, तो यह क्या है, 3 है। तो इसमें घात क्या है, 3। और यह कितने पद का है, 1 पद, और ये 2 पद, तो यह 2 पद का हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 8x⁻100 + 9x³ + 7 यह बहुपद है कि नहीं। देखो x पावर कितना पूर्ण संख्या है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर हम 7 के गुणे में x⁻0 लगा देंगे, तो यहाँ पर भी x आ जाएगा, और x⁻0 भी एक पूर्ण संख्या हो जाएगी।
तो यह भी पूरा क्या हो जाएगा, बहुपद है। और यह कितने पद का है, सॉरी इसका घात जब पूछे इस बहुपद का घात क्या है, तो 100 है। जो सबसे बड़ी घात होती है ना वही बहुपद का घात हो जाती है। और यह पूछ भी लेता है बहुपद का घात बताइए। तो और यह कितने पद का है, 1 2 3, तो यहाँ 3 पद ही हो जाएगा। अगर देखो, अगर यहाँ पर अगर कोई दे 5 लिखा है, क्या यह बहुपद है, तो हाँ। क्यों, क्योंकि यहाँ हम 5 के इंटू में x पावर 0 लगा सकते हैं और 0 भी एक पूर्ण संख्या है, तो इसलिए यह भी एक बहुपद है। आप लोग के दिमाग में यह आता होगा बहुपद मतलब बहुत से पद होने चाहिए, जरूरी नहीं है। x पावर अगर पूर्णांक संख्याएं हैं तो वह बहुपद होगा, चाहे उसमें एक पद हो या फिर बहुत सारे पद हो। तो यह भी बहुपद है और इसका जो पावर है 0 होगा। और इसमें कितने पद हैं, 1। अगर हम 0 को लेंगे तो 0 भी एक बहुपद होता है। कैसे, 0 में अगर हम x पावर x का गुणा कर देंगे, अब इस x पावर कोई भी घात लगाओ, 0 लगाओ, 1 लगाओ, 2 लगाओ, कुछ भी आएगा 0 में गुणा करके यह 0 कर देगा, तो यह एक बहुपद होता है। हाँ बहुपद होता है, पर इसकी जो घात होती है यह मतलब निर्धारित नहीं होती। अनिर्धारित होती है। और यह कितने पद का होता है, 1 पद का। अब हम दिखाते हैं कि कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं होता है। जैसे कि इसके ऊपर अगर कोई भी माइनस संख्या आ जाए, जैसे कि x + 1/x, यह बहुपद है नहीं। क्यों, क्योंकि देखो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे x इंटू ये वाला x जो ऊपर जाएगा x पावर -1 हो जाएगा, तो यह बहुपद नहीं होगा। और जब बहुपद है ही नहीं तो कोई क्या पूछेगा कि बहुपद की घात क्या बताओ। जब बहुपद ही नहीं है तो घात कुछ होगा नहीं, और जब बहुपद ही नहीं है तो कितने पद का बहुपद है यह भी नहीं होगा। वैसे अगर इसमें देखा जाए 3x² + 2√x, अगर इसको अगर कोई पूछे कि यह बहुपद है कि नहीं है तो यह भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x के ऊपर यहाँ पे रूट जो लगा है, इसका रूट का मतलब 1/2 होता है और यह एक अपरिमेय संख्या होती है रूट। तो इसमें भी अगर यह नहीं है तो इसका जो घात होगा यह भी निर्धारित नहीं किया जा सकता, मतलब कि इसका घात होगा ही नहीं और ना ही इसका कोई पद होगा। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि बहुपद कौन सी व्यंजक बहुपद होते हैं और कौन से व्यंजक बहुपद नहीं होते। अगर बहुपद हैं तो उनकी घात हम कैसे निकालेंगे और वो कितने पद का बहुपद है, ये सब आप लोग को पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम बहुपद और समीकरण में थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे, फिर उसके बाद हम अपने द्विघात समीकरण पे आएंगे। अब जो आप सुनते होंगे बहुपद और समीकरण, यह क्या होता है। तो बहुपद तो आप समझ गए, कोई भी व्यंजक बहुपद हो सकता है अगर उसमें जो चर राशि है उसके ऊपर पावर जो हो वह पूर्ण संख्या हो। और अगर बहुपद आपको पता चल गया तो फिर समीकरण क्या होता है, कोई भी जो बहुपद होता है वही समीकरण बन जाता है। जैसे कि 3x² + 5x + 2, यह एक अभी बहुपद है, यह अभी समीकरण नहीं है। अगर हम इसमें क्या करेंगे, =0 लगा दिए तो यह समीकरण बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बहुपद जो है वही समीकरण होता है, बस उसमें क्या करेंगे हम =0 लगा देंगे तो वही समीकरण बन जाता है। अगर कोई बहुपद दिया है, अगर उसको सॉल्व करने के लिए कोई बोले तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम समीकरण को सॉल्व करते हैं। हम दिखाते हैं बहुपद x + 3x + 5 के शून्यांक पूछ रहा है, और दूसरा समीकरण 5x - 2 = 0 के मूल पूछ रहा है। देखिए दोनों में क्या दिया है, वैसा ही कुछ लिखा हुआ है, बस समीकरण क्या है =0 लगा दिया है। यह एक बहुपद था, इसमें =0 लगा दिया तो यही एक समीकरण बन गया। अगर इसमें अगर हम =0 लगा देंगे तो यह एक समीकरण बन जाएगा। बहुपद को जब हम सॉल्व करेंगे तो वह समीकरण के तरीके से ही सॉल्व होता है। इनके सॉल्व करने के तरीके में कोई डिफरेंस नहीं होता, न ही इनके आंसर में डिफरेंस होता है, बस इनका नाम बदल जाता है। उसमें =0 लगा होता है, इसमें नहीं लगा होता है, सीधी सी बात है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हम =0 हमको लगाना पड़ेगा, मतलब कि कोई भी बहुपद जब सॉल्व होता है वह समीकरण के रूप में बनता है, फिर उसके बाद सॉल्व होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, फिर 3 इधर गुणा में है तो फिर भाग में चला जाएगा, -5/3, यह इसका शून्यांक है। और अगर इसमें क्या होगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह पहले से ही एक समीकरण बना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 उधर जाएगा प्लस में
तो x इक्वल टू 2/5 यह इसका मूल हो गया। मतलब कि यह भी इसका आंसर है, यह भी इसका आंसर है। बस समीकरण का जो आंसर होता है उसको हम मूल कहते हैं और जो बहुपद का जो आंसर होता है उसको हम शून्यांक कहते हैं। बस यही अंतर होता है। मतलब बहुपद और समीकरण में बस इतना अंतर है कि जो समीकरण होता है उसके लास्ट में इक्वल टू 0 लगा होता है और बहुपद के लास्ट में इक्वल टू 0 नहीं लगा होता। पर बहुपद जब सॉल्व करते हैं तो उसमें लास्ट में इक्वल टू 0 लगा के फिर उसको बस सॉल्व करेंगे। और जो बहुपद होता है उसके आंसर को हम शून्यांक कहते हैं और जो समीकरण होता है उसके आंसर को हम मूल कहते हैं, मतलब रूट्स कहते हैं। और इसके बहुपद के जो आंसर को शून्यांक कहते हैं, मतलब जीरोज कहते हैं। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि बहुपद और समीकरण में कुछ डिफरेंस नहीं होता, बस नाम का डिफरेंस होता है। बहुपद को सॉल्व करते समय हम लोग क्या करते हैं, समीकरण में उसको बदल लेते हैं, फिर उसके बाद एक जैसे सॉल्व करते हैं बहुपद और समीकरण को। चलिए अब हम देख लेते हैं आगे द्विघात समीकरण को। अब तक हम देख चुके हैं कि बहुपद और समीकरण में क्या डिफरेंस होता है, बस नाम मात्र का डिफरेंस होता है। उसको सॉल्व करने के ना तरीके में कोई अंतर होता है, ना ही उसके आंसर में कोई अंतर होता है। बस उसके आंसरों को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं और जो व्यंजक होता है उसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर व्यंजक में अगर इक्वल टू 0 लगा है तो उसको हम समीकरण बोल देंगे, अगर इक्वल टू 0 नहीं लगा है तो वह बहुपद हो जाता है। और बहुपद कौन सा है या नहीं है इसको तो हम बता ही चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जहाँ पर भी अलजेब्रा दिया रहता है वहाँ से इससे क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। तो द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको हम देख लेते हैं। ax² + bx + c = 0। जैसे इक्वल टू 0 लगा, यह एक समीकरण बन गया। यह द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड मतलब कि मानक रूप है। इसको सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट थे धराचार्य, जिनके नाम पर सीरीज धराचार्य एक फार्मूला है। वह फार्मूला क्या है, x इक्वल टू -b ± रूट के अंदर b² - 4ac/2a। यह सीरीज धराचार्य का सूत्र है। यहाँ पर जो a है वह x² का गुणांक होता है और जो b है यह x का गुणांक होता है और जो c है यह अचर पद होता है। अगर यह आगे पीछे भी कर दे तो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा a जो होगा वह x² का ही गुणांक होगा। अगर x² यहाँ पर है तो यहाँ वाला पद a माना जाएगा। और आप लोग इस फार्मूले को नोट कर लें, इसी से आगे पूरा द्विघात समीकरण सॉल्व होगा। द्विघात समीकरण सॉल्व करने का एक गुणनखंड विधि भी होता है, पर वह हमेशा नहीं लग पाता, क्योंकि यहाँ पे जो अभी हम गुणनखंड से भी सॉल्व करके आप लोग को दिखा देंगे कि कैसे वह सॉल्व होता है। पर आप लोग को खुद पता चल जाएगा कि वह जो गुणनखंड विधि है वह सब जगह पे नहीं लग सकता। तो चलिए इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। यह फार्मूला है, इसमें जो a b c दिया है वह a जो होता है x² गुणांक, b जो होता है x का गुणांक और c जो होता है ये पूरा अचर पद। चलिए आइए हम एक आध क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। यह दिया है पहला जो एग्जाम्पल है, समीकरण 3x² - 7x - 12 = 0 के मूल, इतना यह पूछा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले तो हम क्या देखते हैं, पहले तो इसका फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू इसमें लिखेंगे, आगे नहीं लिखेंगे, -b ± रूट के अंदर b² - 4ac/2a। अब हमको क्या a का मान चाहिए, b का चाहिए और c का, अगर हम वो निकल जाए तो इसी में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम क्या बोले थे, जो a होता है वह x² गुणांक होता है। तो x² गुणांक क्या है, 3, तो 3 हो गया a। b जो होता है वह x का गुणांक होता है, तो x के जो आगे है सब ले लो, -7। और जो c होता है अचर पद, तो जितना इसके पीछे बचा है ये पूरा अचर हो गया, -20। यह हो गया a b c का मान आ गया। अब हम इसमें रखेंगे तो x इक्वल टू -b, b का मान कितना दिया है, -7, तो यहाँ माइनस है, -7 यहाँ लिख लो, फिर प्लस माइनस लगा इसको लगा लो, फिर रूट के अंदर, फिर यहाँ पे b², b कितना दिया है, -7, तो -7 का यहाँ पे स्क्वायर लिख लो, -4 इंटू a का मान क्या दिया है, 3 दिया है, तो 3 लिखो, और c का मान -20। देखो -4ac, तो 4ac इसको रख दिए हैं। अब देखो नीचे क्या बचा है, 2a,
2 इंटू ए का मान कितना दिया है 3, तो 3 लिख लो। अब इसी को सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 बाहर आ गया। यहाँ पे 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रूट में क्या हो जाएगा 49, और ये माइनस इसमें जब गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ 20 चौको 80, 8 त्रिक 24, तो 240 हो गया। और नीचे क्या बचा 3 दूना 6, और फिर से अगर इसको हम देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस माइनस रूट के अंदर यहाँ 9, यहाँ 4 4 8, और यहाँ पे 2, 289/6। देखो इसका जो आंसर होगा इसमें 2 आंसर आएंगे। अभी बताते हैं कैसे 2 आंसर क्यों आता है। जितने घात का यह बहुपद होता है, अब बहुपद बोलो या समीकरण बोलो, इसको बार बार आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना कि बहुपद बोल रहे हैं समीकरण, बहुपद बोले चाहे समीकरण, उससे कोई मतलब नहीं होता। सॉल्व एक ही तरीके से होता है, आंसर भी वैसे ही आता है, सेम आता है, कोई मतलब नहीं होता। तो जितने घात का यह बहुपद है, या कितने घात का है 2 घात का है, तो जितने घात का बहुपद होता है उसमें उतने ही आंसर आते हैं। जैसे यहाँ पर यह द्विघात समीकरण है ना, या फिर द्विघात बहुपद है ना, तो इसमें 2 आंसर आएंगे। यहाँ पर अगर 3 लगा होता है ना तो इसके 3 आंसर आते। अगर यहाँ पे 10 लगा होता तो इसके 10 आंसर आते। मतलब कि जितना भी घात यहाँ पे सबसे बड़ी घात जो होती है उसी को कहते हैं, मतलब इतने घात का बहुपद है, और जो सबसे बड़ी घात होती है उतने ही आंसर आते हैं उस वाले समीकरण या फिर बहुपद में। तो यह द्विघात है जिसमें 2 आंसर आएंगे। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, एक बार प्लस को ले लेंगे तो हमारा एक आंसर आ जाएगा, एक बार माइनस को ले लेंगे तो हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा। तो प्लस वाला एक बार लेंगे, देखो क्या निकलता है 7 प्लस या कितना होगा 17 बाहर निकलेगा। करीब करीब 25 तक तो आप लोग को याद होना चाहिए स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 17 7, ये हो जाएगा 24/6, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। और अगर हम इसी में अगर माइनस वाला लेंगे तो क्या होगा 7 माइनस 17/6, तो यहाँ हो जाएगा 10/6, तो यहाँ पे 5/3। तो यही हमारा 2 आंसर हो जाएगा, 4 और 5/3। यह 2 आंसर हो गया, यही इस वाले समीकरण के मूल हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगर इसको जिसको अगर इसमें नहीं समझ में आया है तो अगले वाले क्वेश्चन में उसको समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये देख लेते हैं। जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, बहुपद 2x + x² - 8 के शून्यांक निकालना है। तो पिछली बार हम समीकरण लिए थे, इस बार बहुपद है। तो बहुपद समीकरण से कोई अंतर नहीं होता, हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे समीकरण को सॉल्व करते हैं, और जो आंसर आएगा उसको हम मूल की जगह पे शून्यांक बोल देंगे। तो यह जो है 2x + x² - 8 = 0 लगा लेंगे, क्योंकि अब हमको सॉल्व करना है वैसे ही जैसे कि हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। और इसके लिए एक फार्मूला है श्रीधराचार्य का, उसी को इसमें लगाएंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला है -b ± b² - 4ac/2a। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a b c का मान निकाल लो। a का मान क्या होगा, x² का गुणांक तो 1 है। b का मान आप लोग यहाँ पर 2 आप लोग को समझ में आ रहा होगा, पर हम बताए थे कि x² का गुणांक जो होता है वह a होता है, चाहे यह यहाँ लिखा हो, यहाँ लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, उससे नहीं मतलब है। और b जो है वह x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक यहाँ 2 है, और c है अचर पद -8। तो यह हम a b c का मान निकाल लिए, इसमें रखेंगे। तो जो b का मान है 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 प्लस माइनस रूट के अंदर, फिर यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे, b के स्थान पर क्या रखेंगे 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, माइनस फिर 4 इंटू a का मान 1 है और c का मान -8 है, ये हो गया। और नीचे 2 इंटू a का मान क्या है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ -2 प्लस माइनस रूट के अंदर हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 है, यहाँ 8 चौक 32 बटे यहाँ 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2 प्लस माइनस यहाँ 32 4 36, तो यहाँ ये 32 4 36 होगा रूट के अंदर, फिर 6 बाहर आ जाएगा, और नीचे क्या लिखा है 2। अब देखो इसमें से एक बार हम प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -2 प्लस 6/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 में से जब 2 से जब 4 में जब 2 से भाग देंगे तो आएगा 2। और एक बार जब इसी में जब हम माइनस लेके काम करेंगे तो हो जाएगा ये 2 -8/2, तो इसका आंसर हो जाएगा -4।
तो इसके 2 शून्यांक निकले, कौन कौन, 2 और -4। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुपद समीकरण कोई अंतर नहीं होता, वैसे ही सॉल्व होते हैं, वैसे ही आंसर आता है, बस उसके आंसर को हम लोग शून्यांक बोल देते हैं, बहुपद रहेगा। और शून्यांक मतलब जीरोज बोलते हैं, मतलब कि शून्यांक, किसी भी बहुपद का जो शून्यांक होता है, अगर उसको उठा के अगर उस बहुपद के जो यहाँ पे चर हैं इसके स्थान पर रखेंगे तो इस पूरे बहुपद का मान 0 होना चाहिए। अगर हम 2 को उठा के अगर इसमें अगर हम रखेंगे तो इस पूरे बहुपद का जो मान है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान 0 होगा, तभी यह इसका शून्यांक होगा। शून्यांक वही संख्या होता है जो पूरे बहुपद में अगर मान उसका रखा जाए चर के स्थान पे तो वह पूरे बहुपद को 0 कर देता है। और वैसे ही मूल भी होता है, अगर मूल को अगर हम उठा कर अगर किसी समीकरण में रखेंगे तो वह पूरे समीकरण को सेटिस्फाइड कर देता है, मतलब कि समीकरण के इधर जो संख्या रहती है वही इधर भी आ जाती है। तो चलिए अब आगे एक क्वेश्चन और कराएंगे, यह वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए। आप लोग हमको 4 क्लास दीजिए, हम पूरे द्विघात समीकरण को बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे। तो चलिए ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह क्या है, समीकरण 5x² + 2x - 16 = 0 के मूल यह पूछा है। तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा इसको हम हिंट देंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। तो इसमें क्या है, तो इसमें जो फार्मूला लगाएंगे सबको पता होगा, श्रीधराचार्य का जो फार्मूला है -b + यहाँ पे रूट के अंदर b² - 4ac, इसको इतनी बार इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाए, और यहाँ पे 2a होता है। अब हम क्या करेंगे, a b c का मान निकाल के इसमें रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो a का मान जब निकालेंगे तो a का मान जो होता है वह x² का जो गुणांक होता है वही a का मान होता है। तो जो x² गुणांक इसमें क्या है, 5 है, तो 5 हो जाएगा a का मान। b का मान जो होता है वह x का गुणांक होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और c जो होता है यह अचर पद होता है, तो -16, यह a b c का मान आ गया है। आप लोग को इसमें उठा के रखना है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अगर आपको लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि हम वीडियो तो हम लेके आएंगे ही, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में जब बताएंगे तो हमारा थोड़ा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ेगा। तो अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। अब हम क्या करेंगे, डेली एक वीडियो लेके आएंगे मैथ का, और पूरा कोशिश करेंगे 45 से 45 दिन में पूरा मैथ ख़त्म कर लें। अगर पूरा नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि एडवांस पार्ट हम ख़त्म ही कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।